नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। धर्मशाला की भूमि पूजन में वो शामिल होंगे। भूमि पूजन के यज्ञ में बैठकर आहुति देंगे सीएम धामी। धर्मशाला की आधारशिला भी रखेंगे पुष्कर सिंह धामी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास से मणिराम छावनी में वो मुलाकात करेंगे। तो महंत नृत्य गोपाल दास कुछ समय पहले बीमार थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। उनसे मुलाकात करने, उनसे मिलने पुष्कर सिंह धामी मणिराम छावनी पहुंचेंगे और यहां पर मुलाकात करेंगे महंत नृत्य गोपाल दास से, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। उनसे मुलाकात करेंगे। आज दूसरा दिन है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या में, और कल ही जब वो अयोध्या पहुंचे थे उन्होंने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में मत्था टेका, आशीर्वाद लिया उन्होंने। और आज क्योंकि दूसरा दिन है तो आज भी कई सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। धर्मशाला की पूजन में, भूमि पूजन में वो शामिल होंगे। भूमि पूजन के यज्ञ में बैठकर आहुति देंगे सीएम धामी। धर्मशाला की आधारशिला रखेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इतना ही नहीं, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उनसे मणिराम छावनी में वो मुलाकात करेंगे। तो आज दूसरा दिन है पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या में। कल लगभग 3 बजे वो अयोध्या पहुंचे थे और फिर बैक टू बैक उनके कार्यक्रम थे अयोध्या में, कल भी और आज भी उनका जो शेड्यूल है काफी बिजी रहेगा। तो पुष्कर सिंह धामी का आज दूसरा दिन है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली सेवा धाम अयोध्या की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसके साथ ही रामलला के दर्शन भी किए। इस दौरान सीएम धामी राम बारात में भी शामिल हुए। सीएम ने कहा, भगवान राम सभी की आत्मा में बसते हैं। वो पहले भी कई बार अयोध्या जा चुके हैं। उस दौरान टेंट की दीवारें हुआ करती थी। उस समय हमेशा जहन में ये रहता था कि कब रामलला अपने महल में विराजमान होंगे, और आखिरकार वो दिन आ ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम का भव्य महल का निर्माण कार्य चल रहा है। तो राम मंदिर को लेकर पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बातें, जहां उन्होंने खुशी जाहिर की है कि एक समय था जब टेंट में रामलला थे, लेकिन अब बहुत जल्द एक भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। और आज जिस तरीके से रामलला को टेंट से हटाकर मंदिर में रखा गया है, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है और उन्होंने इसका श्रेय सीधे नरेंद्र मोदी को दिया है। तो सीएम धामी ने, आपको बता दें कि रात्रि विश्राम भी अयोध्या में ही किया। रविवार को वो देहरादून वापस लौटेंगे, यानी कि आज वो वापस लौट जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर हैं अयोध्या के, और कल उनका पहला दिन था, आज उनका दूसरा दिन है। कल ही उन्होंने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में मत्था टेका, और आज वो कई सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भूमि पूजन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें वो आहुति देंगे बैठकर। उसके बाद उनकी मुलाकात होगी महंत नृत्य गोपाल दास से, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहकमपुर देहरादून में द हंस फाउंडेशन डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण किया। हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला जी के जन्मदिन के अवसर पर हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज और माता मंगला ने प्रदेश को 14 डायलिसिस केंद्रों और 13 सचल चिकित्सालयों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माता मंगला को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की है। बहुत बड़ा काम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में
आज एक नई क्रांति का शुरुआत होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको डायलिसिस नहीं मिल पाने का उसका जीवन पहले ही जो है समाप्त हो जाता है। बहुत बड़ा काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये आज एक नई क्रांति का शुरुआत होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको डायलिसिस नहीं मिल पाने का उसका जीवन पहले ही जो है समाप्त हो जाता है। आज सुबह से फोन लोग कर रहे थे, विदेशों से आ रहे थे, सब आ रहे थे कि आप उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के दिल्ली जाने से एक बार फिर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। उनके साथ विधायक उमेश शर्मा काऊ भी दिल्ली गए हैं। खास बात तो यह है कि नेताओं को भाजपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी थे। चर्चा है कि भाजपा में चुनाव से संबंधित किसी बड़ी जिम्मेदारी को दिया जा सकता है। इसी के मद्देनजर वे दिल्ली पार्टी नेतृत्व से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तरफ यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद खाली हुई मंत्री पद की सीट पर उमेश शर्मा काऊ को जगह दिए जाने पर भी चर्चाएं गर्म है। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब जेपी नड्डा और हरक सिंह रावत मिल रहे थे। उसके बाद ही आपको बता दें कि जो यशपाल आर्य हैं उनके पास परिवहन विभाग था, परिवहन मंत्री थे वो, लेकिन अब वो नहीं रहे, वो कांग्रेस में चले गए हैं। उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो ऐसे में इस विभाग को भी इस विभाग की जो जिम्मेदारी है उसे दे दी गई है। तो बीजेपी आला कमान से मिले हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। देहरादून में अब जो अटकलों का दौर है वो शुरू हो गया है, वो तेज हो गया है। 2022 में चुनाव है और उसको देखते हुए ही तैयारियां जोरों पर हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर से नया बयान दिया है। चैंपियन ने कहा कि मुझे केवल बीजेपी से मत समझिए, मैं एशियन हैवीवेट चैंपियन हूं, IFS क्वालिफाइड हूं, वीर गुर्जरलैंड रियासत का राजा हूं। मेरी पहचान केवल बीजेपी से नहीं है, माफ करिएगा, गुर्जरों से पहचान है। चैंपियन का ये ताजा बयान जो सियासी गलियारों में खलबली मचा रहा है। चूंकि चैंपियन बीजेपी से विधायक है तो उनके इस बयान से पार्टी का असहज होना भी लाजमी है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से चैंपियन के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनका यह बयान एक बार चैंपियन को फिर से विवादों में ले आया है। मुझे किसी में मतलब नहीं है, मैं खाली बीजेपी का मत समझिए मुझे। मैं एशियन हैवीवेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, IFS क्वालिफाइड, वीर गुर्जरलैंड रियासत का राजा हूं। खाली बीजेपी से पहचान नहीं है मेरी, माफ करिएगा, गुर्जरों से। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र घुत्तू में आयोजित खतलिंग पर्यटन विकास मेले का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सतपाल महाराज ने पर्यटन विकास मेले को राजकीय मेला घोषित करने का ऐलान किया। पर्यटन मंत्री ने टिहरी जिले के विकास के लिए करोड़ों रुपए की विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सतपाल महाराज ने घनसाली में लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस बनाने के साथ ही सहस्त्रताल खतलिंग ग्लेशियर को पर्यटन मानचित्र पर अंकित करने की भी घोषणा की है। यहाँ पर सहस्त्रताल और खतलिंग जो ग्लेशियर है इसको हम पर्यटन के मानचित्र पे लाएंगे और इसका प्रचार प्रसार होगा ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ आए और सारी सुविधाओं को विकसित करने का पूरा इसमें रोड मैप बनाया जाए। चाली घुत्तू से लेकर के बवाली काटा होते हुए त्रिजुगी नारायण तक जो मोटर मार्ग होगा, क्योंकि हम ऐसे शॉर्ट जो मोटर मार्ग हैं जहाँ पर हमारे फॉसिल फ्यूल की बचत होती है, ऐसे मार्गों को हम डेवलप करना चाहते हैं। तो यहाँ से बड़ी जल्दी लोग आपके त्रिजुगी नारायण पहुँच जाएंगे और उसके बाद केदारनाथ पहुँच जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये मार्ग बहुत अत्यंत उपयोगी है और इससे हमारे डीजल और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने प्रदेश के प्रमुख सचिव डॉक्टर SS संधू और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य को एक पत्र भेजा है। इसमें निर्देश दिया गया है कि जो अधिकारी पिछले 3 साल से एक ही जगह पर तैनात है उन्हें हटाया जाए। चुनाव आयोग की ओर से आए पत्र के मुताबिक उत्तराखंड में विधानसभा की अवधि
23 मार्च 2022 को खत्म होने जा रही है। इससे पहले विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पत्र में मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वो अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों और पिछले 4 साल के दौरान 3 साल एक ही जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता दिसंबर माह में लग सकती है। राज्य का निर्वाचन विभाग चुनावी तैयारियों में जुट गया है। मतदाताओं सूचियों को अपडेट करने का काम चल रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की गंग नहर को शुक्रवार रात से बंद कर दिया गया है। अब गंग नहर को 4 नवंबर दीपावली की रात को खोला जाएगा। गंग नहर को करीब 20 दिन वार्षिक मरम्मत और साफ सफाई के लिए बंद किया गया है। हर साल गंग नहर को इसी समय सफाई के लिए बंद किया जाता है। गंग नहर बंद हो जाने से हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। हर की पैड़ी पर स्नान करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर में पानी की किल्लत भी जरूर होगी। पंद्रह 16 की रात्रि को कल बंद हुई है और अभी 4 और 5 नवंबर की रात्रि को खोल दी जाएगी। इस दौरान सर क्या कुछ कार्य है? हाँ, यहाँ जो वार्षिक मेंटेनेंस के काम होते हैं वो किए जाते हैं। बाकी ये तो नहर नीचे तक गई है कानपुर तक, तो जो नीचे और भी नहर राजवा है जितने ज़िलों से गुजरती है, जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, तो वहाँ से राजवा अल्पिकाएँ उनकी सिल्ट सफाई और जो नहर में कोई ऐसी टूट फूट या कोई ऐसी वार्षिक वो होती है वो इसी दौरान की जाती है जब नहर में पानी नहीं होता। मसूरी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 24 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद 38 असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में शामिल हुए। शनिवार सुबह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी के परेड ग्राउंड में भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें इन प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज एवं बल ध्वज के नीचे शपथ ग्रहण करके खुद को राष्ट्रीय सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आईटीबीपी अकादमी से पास आउट इस बैच में केरल राज्य से 7, आंध्र प्रदेश से 6, पंजाब से 6, उत्तराखंड से 3 और उत्तर प्रदेश से 3, हरियाणा से 2, दिल्ली से 2 और झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश से एक चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए। उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रशिक्षु अधिकारियों को महानिदेशक के प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह से भी सम्मानित किया गया। ये हमारे मेडिकल अफसर्स हैं और इनका रोल कॉम्बैट, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए पूरी फोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग बढ़िया काम करेंगे तो पूरी फोर्स जो है एक अच्छे हेल्थ के साथ, अच्छे मोरल के साथ काम कर सकती है। तो इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आईटीबीपी में, और जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुई है मैं जो है एकेडमी के सारे इंस्ट्रक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा और उस वजह से ये लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। शक्तिकरण मजबूत होगा और ओवरऑल जो एक हमारा महिलाओं को लेके एक चिकित्सा तंत्र है वो भी बहुत मजबूत होगा। और आने वाले समय में हर फोर्स में, आईटीबीपी में हर जगह महिलाओं का रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसमें इन 14 ऑफिसर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तकनीकी शिक्षा लेने के बाद विशेषकर पैरामिलिट्री फोर्स में आईटीबीपी में उसने अपनी सर्विस को ज्वाइन किया है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च सेवा देने का जो संकल्प किया है उसके लिए मैं अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई पेरेंट्स, माई फादर एंड माई मदर। एंड ट्रेनिंग बहुत ही रिगरस थी हमारी, स्पेशली क्योंकि बीच में कोविड आ गया था तो थोड़े और प्रॉब्लम्स हुई थी, बट वी वर ट्रेन्ड फुली एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सर्व आईटीबीपी अहेड। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का काम होता है अपने बच्चों को पुश करने का, और जब वो अपनी डॉटर्स को पुश करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगी और सक्सेसफुल होंगी। तो हर यहाँ पे आज जो भी महिलाएं हैं उनके पीछे उनके सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं जिन्होंने उनको पुश किया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर क्योंकि हम एक फोर्स की मेन स्ट्रीम में हैं एज असिस्टेंट कमांडेंट, और
खुशी भी इस बात की है कि मैं जैसे पहले एक डॉक्टर की तरह अपने नेशन को सर्व कर रही थी, अब एक कॉम्बेटाइज्ड डॉक्टर जो कि एक फौजी भी होता है, उस तरह से भी मैं अपने फोर्स को सर्व कर पाऊँ। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों के कार्यकर्ता में जोश बढ़ता जा रहा है। पिरान कलियार विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और जनता को तमाम सुविधाएं देने की बात भी कार्यकर्ताओं से कही। तो वहीं 18 अक्टूबर को आपके वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल के आने की बात भी कही जा रही है। कर्नल कोठियाल पहले धनौरी में शहीद जवान के परिजनों से मिलने पहुंचेंगे, जिसके बाद वो पिरान कलियर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। आज हमारी बूथ समीक्षा बैठक थी जिसमें हमारे सारे बूथ अध्यक्ष आए थे यहाँ पर, और हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं कर्नल साहब की, जो 18 तारीख को कर्नल साहब हमारे पिरान कलियर में तिरंगा यात्रा और रोजगार यात्रा के तहत तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें कर्नल साहब सबसे पहले ग्राम धनौरी में शहीद कुमार सैनी के घर जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे, और उसके बाद पिरान कलियर शरीफ में हमारी तिरंगा यात्रा होगी। उसके बाद हमारी सभा संबोधित होने के बाद हमारे कर्नल साहब चादरपोशी करेंगे। देहरादून में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है, साथ ही सुरक्षा को देखते हुए फोर्स को भी बढ़ा दिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सड़कों पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एसपी सिटी सरिता डोभाल ने कहा कि फेस्टिवल को देखते हुए पॉइंट वाइज ड्यूटी लगाई गई है, साथ ही सभी थानों को एडिशनल पुलिस बल भी दिया गया है। इसके अलावा थानों में ब्रीफिंग कर हर स्थिति पर उच्च अधिकारियों की तरफ से नजर रखी जा रही है। देखिए, त्यौहार के सीज़न को देखते हुए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं और जहाँ पर ट्रैफिक का रश रहता है, वहाँ पर हम लोगों ने ड्यूटीज़ डिप्लॉय की हैं, पॉइंट वाइज ड्यूटी बनाई गई है, और सभी थानों को जो है एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोगों ने मुहैया करवाया है, तो जिस पर जो है उनको ब्रीफ भी कर दिया गया है ड्यूटीज़ के लिए। देखिए, त्यौहार के सीज़न को देखते हुए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं और जहाँ पर ट्रैफिक का रश रहता है, वहाँ पर हम लोगों ने ड्यूटीज़ डिप्लॉय की हैं, पॉइंट वाइज ड्यूटी बनाई गई है, और सभी थानों को जो है एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोगों ने मुहैया करवाया है, तो जिस पर जो है उनको ब्रीफ भी कर दिया गया है ड्यूटीज़ के लिए। देखिए, त्यौहार के सीज़न को देखते हुए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं और जहाँ पर ट्रैफिक का रश रहता है, वहाँ पर हम लोगों ने ड्यूटीज़ डिप्लॉय की हैं, पॉइंट वाइज ड्यूटी बनाई गई है, और सभी थानों को जो है एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोगों ने मुहैया करवाया है, तो जिस पर जो है उनको ब्रीफ भी कर दिया गया है ड्यूटीज़ के लिए। तो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 50,000 के पार हो गई है। तो वहीं अब तक 66,415 श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा यात्रा खुलने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जब इतनी ज्यादा संख्या में तीर्थयात्री बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। लगातार बढ़ रही संख्या से होटल और लॉज भी फुल हो चुके हैं। साथ ही केदारनाथ हाईवे पर हैवी ट्रैफिक जैम भी देखने को मिला है। इन सब के बीच कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन भी अपनी ओर से व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है। इस बार की जो यात्रा का अंतिम चरण है वो यात्रियों के लिए बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक होने जा रहा है, क्योंकि चार धाम जो ऑल वेदर परियोजना पे सरकार ने और प्रशासन ने समय रहते हुए जो कार्य करने वाली कंपनियां हैं उनकी निगरानी सही ढंग से नहीं की, जिसके कारण आज सारा रूट ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक और ऋषिकेश से लेकर गौरीकुंड तक बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है और जगह जगह जाम से दो चार होना पड़ रहा है। यात्रियों को जो है रास्ते में खाने के लाले पड़ जाएंगे। आपके ऐसे ही जो है सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ तक व्यवस्थाएं जो हैं जिस अनुपात में यात्री आ रहे हैं उसके हिसाब से जो है रास्ते में कोई व्यवस्थाएं नहीं। तो देहरादून एसएसपी जन्मजय खंडूरी का प्रमोशन हो गया है। शनिवार को डीजीपी अशोक कुमार ने आईपीएस जन्मजय खंडूरी के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें डीआईजी बनाया है। डीजीपी अशोक कुमार ने जन्मजय खंडूरी को पुलिस उप महानिरीक्षक का बैच पहनाकर उन्हें प्रमोशन की बधाई दी। आपको बता दें कि शासन से हाल ही में
5 आईपीएस अधिकारियों को डीपीसी संस्तुति मिली थी, जिसमें देहरादून एसएसपी जन्मजय खंडूरी सहित 5 एसएसपी रैंक के अधिकारियों को डीआईजी प्रमोशन का तोहफा मिला था। राजधानी देहरादून के एसएसपी से डीआईजी बने आईपीएस जन्मजय खंडूरी साल 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। एसएसपी से डीआईजी प्रमोशन पाने वाले आईपीएस खंडूरी लगभग 10 महीने से अपनी डीपीसी का इंतजार कर रहे थे। और इसके साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने उन्हें स्टार लगाया है उनके कंधों पर। एक तरह से कहा जा सकता है कि अब जिम्मेदारी जो है वो बढ़ गई है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।